तो जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी वायुमंडल के संगठन के बारे में हम देखे थे। इसमें बताए थे कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो इसमें हम बताए थे नाइट्रोजन 78.9%, ऑक्सीजन 20.99%, इसके बाद आर्गन 0.93%, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसके बाद नियोन के बाद हीलियम के बाद ज़ेनॉन के बाद हाइड्रोजन। ये कैसे पाई जाती है, ये हम वायुमंडल के संगठन के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके थे। आज हम देखेंगे वायुमंडल के संरचना के बारे में, वायुमंडल में कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। वायुमंडल की संरचना, वो तो संगठन था कि उसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। आज देखेंगे वायुमंडल के संरचना के बारे में, इसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। तो पहले हमें देखते हैं, ये मान लीजिए ये धरातल है यानी 0 किलोमीटर। तो इसमें सबसे पहली लेयर कौन पाई जाती है, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ये है ट्रोपोस्फियर। तो इसकी लंबाई कुछ इस टाइप की ऐसे होती है। ये है 8 किलोमीटर, ये है 16 से 18 किलोमीटर। इसको बोलते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। यह है पहला लेयर। यहाँ देखते हैं क्षोभमंडल के बारे में, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, तो इसकी विशेषता क्या है हम इसको देखते हैं पहले। तो इसकी लंबाई क्या कर रही है, भरी कर रही है। तो पहले तो ये कहाँ तक पाया जाता है, या ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर तक। अब ये वेरी कैसे कर रहा है, ध्रुव पे 8 किलोमीटर ही क्यों और 16 से 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर हो कैसे। तो हम पहले ही बताए थे कि वायुमंडल क्या है, तो वायु प्लस मंडल यानी वायु का आवरण। तो पहले हम देखते हैं कि इस पे पोलर पे 8 किलोमीटर क्यों है। तो जैसे ये मेरा मान लीजिए धरातल है ये, तो यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा, और ये है ध्रुव, यह नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इस पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो हवाएं क्या होगी, हवाएं गर्म होगी। हवाएं गर्म होगी तो जो चीज गर्म होगा वो हल्का होगा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। यानी मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, अर्थ को ऐसे मान लीजिए, हम तो इस पे 2D में बना है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा अर्थ ऐसे है और इस पे गर्म हो रही है। तो जब इस पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा क्या होगी, गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो इसीलिए ये यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेगी, कहाँ तक जाएगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, यानी 16 से 18 किलोमीटर तक की जाएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे तो यहाँ पे क्या होती है, हमेशा क्या होती है, ठंडी होती है। यहाँ पे ठंडी होती है।
नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। तो जब ये ठंडी होगी तो हवाएं गर्म होगी नहीं, हवाएं क्या होगी, ठंडी होगी। और जो चीज़ ठंडी होती है वो क्या होगी, नीचे की तरफ बैठेगी। जब नीचे की तरफ बैठेगी इसका मतलब यहाँ हवाएं क्या होगी, ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगी, ये हमेशा नीचे ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे 8 किलोमीटर तक ही पाया जाता है, यानी कुछ इस टाइप का। जैसे ये मान लीजिए यह है विषुवत रेखा, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। साउथ पोल तो जो ये ट्रोपोस्फियर है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे कम, विषुवत रेखा पे ज़्यादा। ये कुछ इस टाइप का। दोनों पे क्या है, दोनों पे इसका हाइट कम है, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ज़्यादा ऊपर तक उठ रही है। तो इसीलिए क्षोभ मंडल 16 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये हो गया कि ये वैरी क्यों कर रहा है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये 16 से 18 किलोमीटर। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं जैसे बारिश, बारिश होना, थंडर स्टॉर्म यानी त्वरित झंझावात, यानी थंडर स्टॉर्म, यानी जहाँ बिजली गिरने के साथ साथ, तेज गरज के साथ साथ बिजली भी गिरती है, बारिश भी होती है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और जितने भी बादल होते हैं, जितने प्रकार के, अभी आएंगे बादल तो पढ़ाएंगे कि बादल कितने टाइप के होते हैं। ऐसे याद रख लीजिए कि बादल 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के बादल होते हैं। एक होता है सीरस, एक होता है क्यूमुलस, एक होता है स्टारस, STARUS, और एक होता है निम्बस। निम्बस, ये 4 टाइप के बादल होते हैं। तो जो बादल होते हैं वो कहता है कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। चारों बादल इसी क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी वो कहाँ होगी, इसी क्षोभ मंडल में होगी। तो ये तो क्षोभ मंडल के बारे में। अब इसके ऊपर क्या है, एक चीज और याद रखिएगा इसमें क्षोभ मंडल में कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। इस क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है, नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर ये कितना होता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताए थे कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन जब वायुमंडल में आएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। कम होता है। या फिर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, या फिर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसमें, क्षोभ मंडल में। तो ये था हमारा क्षोभ मंडल के बारे में। अब इसके ऊपर एक मंडल है, उसको बोलते हैं समताप मंडल। यहाँ देख लीजिए समताप मंडल, ये है कुछ इस टाइप का है। ये है, इसको बोलते हैं समताप मंडल। दूसरा है
समताप मंडल, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश भी पूछ देता है। तो समताप मंडल इसमें क्या है, तो एक तो इसमें हो जाएगा कि इसका नाम ही है समताप, यानी टेम्परेचर इसका क्या है, स्थिर है। तो जो घट रहा था टेम्परेचर वो स्थिर हो जाता है, इसमें तापमान स्थिर होता है, किसमें, समताप मंडल में। और इसकी और विशेषता क्या है कि ये वायुयान के लिए, वायुयान की उड़ान इसी में होती है, इसी मंडल में। इसी मंडल में होता है वायुयान की उड़ान। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान क्या है, स्थिर है। तापमान स्थिर है तो इसका मतलब यहाँ हवाएं क्या होगी, शांत होगी। और जो नीचे क्षोभ मंडल देख रहे थे, यहाँ पे इसलिए नहीं उड़ते हैं वायुयान, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बारिश भी होगी, मौसम खराब होगा, तेज हवाएं चलेगी, थंडर स्टॉर्म होगा, बिजली चमकेगी, तो इसमें उड़ाना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए वायुयान की उड़ान कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। और एक और चीज, यहाँ जो क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। तो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इस पे क्या चलती है, ट्रोपोपॉज पे जेट स्ट्रीम की हवाएं चलती है। किस पे, ट्रोपोपॉज पे। तो इस पे जब तेज हवाएं चलेगी तो क्या करेगी, उस प्लेन पे बहुत तेज टकराएंगी हवाएं, कौन, जेट स्ट्रीम की। तो इसीलिए यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो वायुयान की उड़ान कहाँ होती है, समताप मंडल में। और इसमें क्या पाया जाता है, ओजोन मंडल, ओजोन परत। ये क्या है, ओजोन परत है। ये कहाँ तक होता है, 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल कहाँ तक, 50 किलोमीटर। समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। और ये क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ से पाया जाता है, ये है, तो यहाँ लिख लीजिए, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। इसमें ओजोन परत पाया जाता है, किसमें, समताप मंडल में। तो इसकी लंबाई भी होगी, जब लेयर है, परत है, तो इसका मतलब इसकी ये क्या होगी, हाइट भी होगी। तो इसकी हाइट 12 से 35 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए इसमें 12 से 35 किलोमीटर, इसका मतलब इस क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा कितनी तक है, 16 से 18 किलोमीटर तक। और 12 से 35 किलोमीटर तक ओजोन भी पाया जाता है। इसका मतलब ओजोन का दोनों में पाया जाएगा। मान लीजिए यहाँ से ये क्षोभ सीमा है और यहाँ से 16 से 18 किलोमीटर तक ये है, तो इसका एवरेज अगर मान लीजिए, एवरेज कितना हो जाएगा, ये एवरेज 15 किलोमीटर तक। ये एवरेज 15 किलोमीटर तक क्षोभ सीमा होता है। और ओजोन परत कहाँ है, 12 से 35 किलोमीटर तक। इसका मतलब ओजोन परत दोनों में पाया जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का ओजोन परत पाया जाता है। ये है मेरा क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल के ऊपर में पाया जाता है, जो क्षोभ मंडल के ऊपर वाला ओजोन पाया जाता है, इसको बोलते हैं गुड ओजोन, गुड ओजोन। और जो नीचे पाया जाता है उसको बोलते हैं बैड ओजोन। 12 से 35 में ऊपर वाले में, 16 से ऊपर गुड ओजोन, इससे नीचे बैड ओजोन। अब इसको गुड ओजोन क्यों बोलते हैं कि जो भी सूर्य के प्रकाश से जो भी अल्ट्रा वायलेट रे आती है, यूवी, सूर्य की प्रकाश से अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रे आती है, तो उसको क्या करता है, ये गुड ओजोन ये सोख लेता है, ये यूवी रे सोख लेता है। या तो इसको अल्ट्रा वायलेट को सोख लेगा या फिर
रिफ्लेक्ट कर देगा, प्रवर्तित कर देगा किसको, अल्ट्रावायलेट रे को। तो जो ये अल्ट्रावायलेट रे है ये जब इंसान से टकराती है, जब मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रे इंसान पे पड़ेगी तो उसको क्या करेगी, स्किन कैंसर करती है अल्ट्रावायलेट रे। तो उसको क्या करता है ये ओजोन रिफ्लेक्ट कर देता है, वायुमंडल पूरा अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, हमको कैंसर से बचा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, किस टाइप का हुआ, ये हमारे लिए ओजोन क्या हुआ, गुड हुआ। लेकिन ये बैड ओजोन भी है। अब ये बैड ओजोन क्यों है, क्योंकि जब ये बैड ओजोन हमारे ग्रीन हाउस गैस के लिए है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी क्या करती है, उस सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट करती है तो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इस ओजोन से टकराकर पुनः वो कहाँ जाएगा, वो धरती पे ही आ जाएगा, मतलब पूरा ये क्षोभ मंडल में ही घूमने लगेगा। अब जब क्षोभ मंडल में घूमेगा तो हमारे वायुमंडल को क्या कर देगा, वो गर्म कर देगा। तो इसीलिए ये बैड ओजोन हुआ, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। तो हमारे लिए ओजोन कैसा है, गुड ओजोन भी है और बैड ओजोन भी है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, समताप में भी और कुछ कहाँ, क्षोभ मंडल में भी। याद रखिएगा ऐसे मेनली ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। इसमें क्या बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में, तो समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्या हमेशा नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नॉर्मली इसमें बादल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक बादल है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इसको बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ये पाया जाता है। ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा, पोल पे पाया जाएगा, हमेशा पोल से ही दिखाई देता है, ध्रुव पे दिखाई देता है। तो इसमें एक खास टाइप का क्लाउड पाया जाता है, बादल पाया जाता है, कौन सा, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। इसमें समताप मंडल में। और समताप मंडल की मोटाई ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ से देखिए तो 16 से 18 किलोमीटर ये है क्षोभ मंडल की सीमा, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, और ध्रुव पे 8 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई, इसकी हाइट, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी, समताप मंडल की, तो ध्रुवों पे, क्योंकि ध्रुव पे 8 से 50 ज्यादा है। तो इसकी सर्वाधिक मोटाई कहाँ पाई जाती है, ध्रुव पर, ध्रुव पर। तो इस तरह से ये हम समताप मंडल के बारे में देखें। ये इसमें तापमान स्थिर होता है, वायुयान उड़ान इसी मंडल में होता है। इसमें ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 12 से 35 किलोमीटर। इसमें क्लाउड पाया जाता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड समताप मंडल में, और इसकी सर्वाधिक मोटाई कहाँ है, ध्रुव पे है। इसके ऊपर है, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसके ऊपर है, मान लीजिए इसको बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल ये कहाँ तक होता है, 88 किलोमीटर तक। ये 50 से लेकर 88 किलोमीटर तक क्या होता है, मध्य मंडल होता है। तो यह मध्य मंडल, यानी इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर, यह है मध्य मंडल। तो एक तो इसकी हाइट 50 से 88 किलोमीटर तक हो गई मीजोस्फीयर की। इसकी क्या खास बात है, इसमें टेम्परेचर गिरता है, इसमें तापमान कम होते जाता है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ जाने पर। जैसे इस मंडल में हम समताप मंडल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इसका तापमान क्या होगा, कम होता जाता है। और इसमें कौन सी घटनाएं होती है, तो इसमें उल्का, इसमें उल्का या उल्कास्म,
उल्कास्म की घटनाएं होती है, इसमें उल्कास्म की घटनाएं होती है, इसमें मध्यमंडल में। और ये उल्कास्म क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी, ये सब देखते हैं कि जो हमारा ग्रह है सूर्य के जो चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखते हैं क्या है, यहाँ पे धूल के कण या बड़े बड़े धूल के कण पाए जाते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये कहाँ, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। हम आएंगे जब वो पढ़ाएंगे तो ग्रह के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी देख लीजिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। तो अगर ये एस्ट्रॉयड जब रिवॉल्व करते हैं, ये भी घूमते हैं, तो जब ये घूमेंगे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाएंगे, जब ये जब क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड मान लीजिए, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड जब ये पृथ्वी के आकर्षण में आ जाएंगे, ग्रेविटी फोर्स के जब अंतर्गत आ जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण में, तो क्या होंगे, वो खींच जाएंगे वायुमंडल की तरफ। तो वायुमंडल की तरफ खींच जाएंगे, तो इसमें क्या पाया जाता है, गैस की। ये वायुमंडल क्या है, गैस का ही तो आवरण है, वायुमंडल गैस का ही आवरण है। तो ये जब आ जाएंगे जब वायुमंडल में, तो क्या करेंगे, इस गैसों से टकराएंगे। जब ये गैसों से टकराएंगे तो वो घर्षण पर लगेगा, उसके एस्ट्रॉयड पे क्या लगेगा, घर्षण पर लगेगा। तो जब ये घर्षण पर लगेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। किसका, एस्ट्रॉयड का टुकड़े का। जब जो एस्ट्रॉयड ऊपर से आ रहा है तो उसका टुकड़े का उस पे इससे टकरा कर जो इसमें पाए जाते हैं वायुमंडल गैसों से, गैस भी है, इसमें धूल कण भी है, तो क्या होगा, उससे टकरा कर उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, जलना शुरू कर देंगे। तो ऊपर से जो आया, जो ये एस्ट्रॉयड ऊपर से आया, उसको बोलते हैं उल्का। और जब ये वायुमंडल में आकर, मान लीजिए मध्यमंडल में आकर, जब इस धूल कण से टकरा कर या गैसों से टकरा कर, वो क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जलना शुरू कर देगा। तो जैसे ही जलना शुरू करता है उसको बोलते हैं उल्कास्म, यानी ये जलना शुरू करता है, जलना शुरू करता है, उसको बोलते हैं उल्कास्म। अगर ये छोटा टुकड़ा हुआ, मान लीजिए छोटा टुकड़ा हुआ, तो ये क्या होगा, उसी में जलकर नष्ट हो जाएगा, इसी मध्यमंडल में जलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये बड़ा टुकड़ा है, तो बड़ा जब टुकड़ा होगा तो ये इसमें नष्ट नहीं होगा, जलेगा और ग्रेविटी के थ्रू नीचे भी आएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपने तरफ खींचेगी, तो ये नीचे भी आएगा। तो जब ये आकर धरातल पर टकराता है, जब यही उल्कास्म में जाके धरातल पर टकराएगा, धरातल पर टकराता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। किस पे, मध्यमंडल में। इसका तापमान क्या होता है, कम होते जाता है ऊपर की तरफ जाने पर। इसमें उल्का या उल्कास्म की घटनाएं होती है। किसमें, इसमें जब एस्ट्रॉयड जब ग्रेविटी में आ जाता है, अर्थ के ग्रेविटी के, तो क्या नीचे की तरफ खींचाता है, और इसी मध्यमंडल में आकर क्या होता है, वो जलना शुरू कर देता है। जब जलना शुरू कर देगा तो वो उल्कास्म होगा, और जब छोटा एस्ट्रॉयड होगा तो वो जलकर इसी में नष्ट हो जाएगा मध्यमंडल में। लेकिन जैसे ही बड़ा एस्ट्रॉयड होगा तो वो नष्ट नहीं होगा, क्या होगा, पृथ्वी से टकरा जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तो ये था मध्यमंडल के बारे में। तो पूछ देगा मध्यमंडल में किस टाइप की घटनाएं होती है, तो उल्का या उल्कास्म की घटनाएं होती है। किसमें, मध्यमंडल में। और इसका तापमान क्या हो, तापमान कम होता जाता है। ये था मध्यमंडल के बारे में। अब इसके ऊपर यहाँ तक मान लीजिए ये है 640 किलोमीटर तक। ये होता है आयनोस्फीयर या आयन मंडल, आयन मंडल।
या इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो ये है आयन मंडल, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल या आयनोस्फीयर, इसका नाम ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आयन है, यानी इसका मतलब इसमें आयनिक कोई घटनाएं होती होगी, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसका नाम ही है आयन मंडल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी गैसेस हैं, इसमें भी गैस पाई जाएगी, क्योंकि वायुमंडल है तो उसमें गैस पाया ही जाएगा। तो इसमें जो सूर्य की प्रकाश है, जो सूर्य की प्रकाश में कौन कौन सी किरण होती है, मान लीजिए एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, गामा रे, इसके बाद यूवी रे, इसके बाद जो भी प्रकाश तरंगे जो हमें दिखाई देती है, प्रकाश तरंगे ये जो हमें दिखाई देती है, मेनली हमको यही तो देखना है। अल्ट्रावायलेट तो पास करके यहाँ तक आ जाती है, हम इसको देख लीजिए समताप मंडल तक, ये तो हमारी आंखों तक पड़ता है, तभी तो हम कोई चीज देख लेते हैं। तो मेनली हमको एक्सरे और गामा रे को देखना है। तो जब एक्सरे और गामा रे इस मंडल में आती है, आयन मंडल में, तो इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, गैस पाए जाते हैं। ये गैसों से टकराती है, जब ये गैस से टकराएंगी तो ये किसमें टूट जाती है, ये टूट जाएगी आयन में। जब ये एक्सरे गामा रे आयन मंडल में गैसों से टकराकर आयनीकृत हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। एक्सरे और गामा रे क्या हो जाती है, इसी आयन मंडल में गैसों से टकराकर आयनीकृत हो जाती है, यानी आयनाइज हो जाती है। उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। मान लीजिए एक्सरे पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो हमको एक्सरे और गामा रे से कौन बचा रहा है, आयन मंडल बचा रहा है, क्योंकि वहां पे एक्सरे और गामा रे क्या हो जा रही है, आयनीकृत हो जा रही है। नहीं तो अगर ये एक्सरे और गामा रे जब टकराएगी, जब ये धरती पर आ जाएगी, तो बहुत ही डेंजरस होती है एक्सरे और गामा रे। ये डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देगी ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को। ये गामा रे तो और पेनिट्रेट करती है, एक्सरे भी करते होंगे जब आप जाते होंगे कहीं, मान लीजिए बोन का अगर एक्सरे कराना हो, तो अगर आपको लगातार 12 रॉन्टजन तक, उसमें 12 रॉन्टजन एक यूनिट है एक्सरे का, तो अगर 12 रॉन्टजन तक आपको लगातार, अगर 12 रॉन्टजन या उससे अधिक अगर लगातार आपको 5 एक्सरे या 6 एक्सरे कर दिया जाए, तो आपके लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि ये सेल को नष्ट करता है। एक्सरे जब होता है तो बॉडी के सेल को नष्ट करता है, तो ये धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। कहाँ ये आयनाइज हो जाती है, इसी आयन मंडल में आयनाइज हो जाती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती है। इसमें रेडियो तरंगें पाई नहीं जाती है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम सूर्य से, जब हम रेडियो तरंगों को भेजते हैं, जब धरातल से रेडियो तरंग को भेजते हैं, तो रेडियो तरंगें क्या होती है, इसी से टकराकर, इसी से टकराकर वापस आती है, जिसके कारण रेडियो का प्रसारण होता है। रेडियो का प्रसारण होता है। रेडियो का प्रसारण कहाँ होता है, तो जब रेडियो तरंगे को हम धरातल से ऊपर भेजते हैं, तो कहाँ से टकराती है, इसी आयन मंडल से टकराती है, और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो ये हमारे रेडियो में सुनाई देता है। तो ये आयन मंडल में हो गया। अब इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। एक लेयर ये, 2, 3, एक लेयर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये इसको बोलते हैं D, E, F, G।
तो इसको डी से क्यों शुरू किए, डी ई एफ जी, डी से क्यों शुरू किए, क्योंकि हम इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। तो जो मध्य मंडल में, जो आयन मंडल में हुआ एक लेयर, उसको बोलेंगे डी, उसके ऊपर ई, उसके ऊपर एफ, उसके ऊपर जी। तो जो ये 4 लेयर हैं, 4 लेयर इस टाइप के, तो इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन, इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन। ये है ई, ये है ये ई, ये एफ, ये ई, ये डी। तो जो लॉन्ग वेव है, जो रेडियो तरंगे भेजेंगे, तो जो लॉन्ग वेव इससे प्रोड्यूस होगा, वो लॉन्ग वेव कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ से, ये डी से, यहाँ से लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट होता है, लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ से ई से मीडियम वेव और एफ से शॉर्ट वेव, एफ से शॉर्ट वेव रिफ्लेक्ट होता है। तो डी से लॉन्ग वेव, ई से मीडियम वेव और एफ से शॉर्ट वेव रिफ्लेक्ट होता है और वो हमारे रेडियो तक पहुंच जाता है। तो फिर इसका क्या काम है, जी का, प्रोटॉन का। तो जो ब्रह्मांडिक किरण आती है, आप सुनते हो कभी कभी कॉस्मिक रे, जब कॉस्मिक रे आती है तो वो किससे टकराती है, इसी प्रोटॉन से टकराती है। कॉस्मिक रे, यहाँ से कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडिक किरणें, कॉस्मिक रे आती है और इसी प्रोटॉन से टकराकर समाप्त हो जाती है। इस तो आयन मंडल में 4 टाइप के लेयर पाए गए, डी ई एफ और जी। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, आयन मंडल हुआ है। आयन मंडल के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर बोलते हैं, उसको वायुमंडल बोलते हैं। ये है, तो इसके ऊपर ये है वायुमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल ये कितना होता है, 640 से 1000 किलोमीटर तक, 640 से 1000 किलोमीटर तक, या उससे ऊपर, मतलब 640 से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे आउटर हो गया। इसके बाद हमारा आंतरिक शुरू हो जाता है। तो हमारा वायुमंडल कहाँ तक लगभग पाया जाता है, 1000 किलोमीटर तक। कोई पूछेगा कि वायुमंडल कहाँ तक पाया जाएगा, तो 1000 किलोमीटर तक मेनली, इसके ऊपर आंतरिक शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो जो हमारा सैटेलाइट छोड़ा जाता है, सैटेलाइट, इसमें सैटेलाइट जैसे आप सुनते होंगे पोलर सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, तो उसको कहाँ छोड़ा जाता है, तो इस वायुमंडल में, वायुमंडल के ऊपर। ये वायुमंडल क्या होगा मेरा, 1000 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो क्या हो गया मेरा, वायुमंडल ही हो गया। तो इसमें हम लोग सैटेलाइट लॉन्चिंग करते हैं, यानी सैटेलाइट उपग्रह का लॉन्च होता है, उपग्रह लॉन्च होता है किसमें, इस वायुमंडल में। तो कौन कौन से उपग्रह होंगे, कौन कौन से उपग्रह को हम लॉन्च करेंगे इस वायुमंडल में, तो वायुमंडल में दो टाइप के उपग्रह होते हैं। एक सुनते होंगे पोलर सैटेलाइट, पोलर उपग्रह यानी ध्रुवीय उपग्रह, इसको बोलिए ध्रुवीय उपग्रह। और एक होता है जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस उपग्रह, जियोसिंक्रोनस उपग्रह। तो
जियोसिंक्रोनस उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह कहाँ होता है, ये लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है, 1000 किलोमीटर तक। और ये जियोसिंक्रोनस ये होता है लगभग 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर तक। तो ये ध्रुवीय उपग्रह और ये इसका उपग्रह है, इसका क्या काम है और इसका, तो जो ये ध्रुवीय उपग्रह है ये हमारा मौसमी घटनाएं पता लगाता है, मौसमी घटनाएं पता लगाना। तो साइंटिस्ट लोग बताता है कि मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा, और किससे, इसी ध्रुवीय उपग्रह से। इसको ध्रुवीय उपग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा, जैसे ये मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, ये मेरा है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, एस। तो जो ये ध्रुवीय उपग्रह है ये कुछ इस टाइप का घूमेगा, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी ऐसे मूव करेगा, ऐसे। और ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही घूमेगा, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी पोल टू पोल जोड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ध्रुवीय उपग्रह। और ये जियोसिंक्रोनस ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस, यानी इसकी स्पीड और अर्थ की रोटेशन की स्पीड क्या होगी, समान नहीं होगी। जियोसिंक्रोनस की स्पीड और अर्थ की स्पीड समान होगी। तो ये समान कैसे होगी, इसमें लिख लीजिए पहले, जियोसिंक्रोनस में ये है मौसमी घटनाएं कौन पता लगाता है, तो ये ध्रुवीय उपग्रह। और जियोसिंक्रोनस उपग्रह क्या करता है, तो इसकी घूमने की गति और पृथ्वी की घूमने की गति लगभग समान होती है, समान होती है। अब ये कैसे समान होगी, इसकी घूमने की गति और इसकी घूमने की गति समान कैसे होगी, अर्थ कहीं अर्थ नीचे रोटेट हो रहा है और ये 36,000 किलोमीटर पर रोटेट हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है ये ऐसे इसी तरह रोटेट करती है, तो इसी एक्सिस के थ्रू इसको क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ इस टाइप का, इसे ये मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये मेरा सैटेलाइट है, तो इसको और इसको दोनों के एक ही लगभग एक्सिस पे अगर लॉन्च कर देंगे इसको, इस सैटेलाइट को, और इसकी स्पीड दोनों को सेम कर देंगे, तो ये क्या दिखेगा ऐसे, मान लीजिए अर्थ मेरा ऐसे घूम रहा है तो ये भी अर्थ के थ्रू ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब ये दोनों सेम ही, देखिए ऐसे लग रहा है कि सेम है, लगभग इस पे देखेंगे, इस पे बैठ के तो लगेगा क्या दोनों ठहरा हुआ है, तो कुछ सेम ही स्पीड से चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये लगभग कहाँ होता है, 36,000 किलोमीटर तक होता है। और ये सब कहाँ होता है, वायुमंडल में होता है। तो इस तरह से हम लगभग देख लिए क्या, वायुमंडल की संरचना के बारे में। एक और चीज कि हमारा आकाश कहाँ तक होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये आकाश है, आकाश कहाँ तक होता है, तो ये क्षोभ सीमा तक ही आकाश बोला जाता है, ये क्षोभ सीमा तक, यानी 18 किलोमीटर तक ही आकाश होता है, इसके ऊपर आकाश नहीं बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे क्या हुए, वायुमंडल की संरचना हुई। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम बताएंगे बादल कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हम इसे बताए थे कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो हम आएंगे तो बताएंगे कि बादल क्या होती है, इसके बाद वर्षा को बताएंगे, इसके बाद भारतीय मॉनसून के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।